हेलो गाइस, वेलकम टू एडुइपन्स। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी अध्याय 3 क्लास 6 का भोजन संग्रह से उत्पादन तक का पार्ट 2 लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अन्य रीति रिवाज टॉपिक से शुरू करेंगे, क्योंकि इससे पहले यहां तक मैंने पिछली वीडियो में देख लिया था। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा अन्य रीति रिवाज। ठीक है, पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है, इनमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिन्हें जनजाति कहते हैं। दोस्तों, जो हमारे पुरातत्वविद हैं, उन्होंने इसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा है कि उस समय का रीति रिवाज कैसा था। ठीक है, हाँ, लेकिन उन्होंने उस समय के कृषक और पशुपालक के बारे में अध्ययन किया है। ठीक है, और उनको एक नाम दिया। क्या नाम दिया? जनजाति। ठीक है ना। विद्वानों ने पाया है कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। दोस्तों, विद्वानों ने जब अध्ययन किया तो यह पाया कि जो ये लोग हैं, जनजाति लोग, यह लोग जो रीति रिवाज मानते हैं, फॉलो करते हैं, वह रीति रिवाज जो है पहले से ही चलते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि मंदिर में पूजा करते हैं। ठीक है, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं। ठीक है, यह लोग जो हैं पहले से ही लोग को देखते देखते कर रहे हैं। ठीक है, ये खुद से नहीं किए हैं, लोग पहले से कर रहे थे, फिर उसी को आज के लोग जो है फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो लोग आज का रीति रिवाज मानते हैं वह पहले से ही चलता आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही उस समय भी जो लोग रीति रिवाज अपनाते थे वह पहले से ही चलते आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा विद्वानों को लगता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जनजाति के बारे में। ठीक है, प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। दोस्तों, ये जो जनजाति होते हैं वो अक्सर जो है छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जगहों में रहते हैं। ठीक है, और इनका जो परिवार होता है वो अक्सर क्या होता है कि सगे संबंधित होते हैं। ठीक है ना, या एक दूसरे को जानते होते हैं। ठीक है, और ऐसे ही परिवार मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। दोस्तों, जो शिकारी सदस्य होते हैं वह क्या करते हैं? शिकार करते हैं, भोजन का संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ठीक है, खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, पशु को पालते हैं। ठीक है, और मछली पकड़ते हैं। ठीक है, इनका यही पेशा था। ठीक है ना। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती है। ठीक है, जो महिलाएं होती थी वो अक्सर क्या करती थी? खेती का सारा काम करती थी। ठीक है, इसमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधों की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। ठीक है दोस्तों, जो महिलाएं थी वह क्या करती थी कि खेती के जितने भी काम है, जैसे बीज बोना, ठीक है, पौधों की देखभाल करना, ठीक है, फसल काटना, ये सारा काम करती थी। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है दोस्तों, जो बच्चे होते हैं वह क्या करते हैं ना कि पौधों की देखभाल करते हैं। किससे? चिड़ियों से और जानवरों से। ठीक है, ताकि जो पौधा है वह उसको नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। महिलाएं फसल दावकर अनाज कूटती पीसती है। ठीक है दोस्तों, जो महिलाएं होती थी वह फसल को दावती है और फिर उसको कूटती है और फिर उसको पीसती है। ठीक है, कूटना और पीसना आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन दावकर क्या होता है? दावकर जो होता है मतलब ये है कि उसको अच्छी तरह से धोकर साफ करके, ठीक है, उसी को बोलते हैं उसको दावकर। ठीक है ना। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को। दोस्तों, जो पुरुष होते थे वह पशु के बड़े बड़े झुंड, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे पशु को एक साथ चराते थे। ठीक है, लेकिन जो बच्चे थे वह छोटे छोटे झुंडों को, मतलब कम जानवरों को चराते थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। दोस्तों, जो जानवर की सफाई हो गई, ठीक है, फिर जानवर से दूध निकालना, यह जो काम था वह स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते थे। ठीक है ना। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने
औजार तथा झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। दोस्तों, जो उस समय की महिलाएं थी और पुरुष थे वो साथ साथ क्या करते थे, जानवर की साफ सफाई और दूध तो निकालते ही थे और साथ ही जो है बर्तन, टोकरी, औजार और झोपड़ी भी बनाने का काम करते थे, दोनों साथ मिलकर, ठीक है ना। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, गाना हो गया, नाच हो गया, ठीक है, घरों की सजावट मतलब घर को किस तरह से सजाया जाए, ये सब काम भी उनका ज़िंदगी का एक हिस्सा था, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता था, ठीक है। दोस्तों, जो जनजातीय समुदाय थे उनमें से कुछ व्यक्ति को नेता मान लिया जाता था, ठीक है दोस्तों। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। दोस्तों, जनजातीय समुदाय में जिस व्यक्ति को नेता मान लिया जाता था वह जो है वृद्ध व्यक्ति होता था या फिर नौजवान योद्धा होता था या फिर जो है पुरोहित यानी पंडित होता था, ठीक है ना। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान और अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। दोस्तों, जो वयस्क महिला होती थी यानी मैच्योर, ठीक है, जिनमें जो है कुछ ज्ञान हो, ठीक है, और वह कुछ करने के योग्य हो, ठीक है दोस्तों, वैसी महिला को उनके ज्ञान के लिए और उनके अनुभव के लिए समाज जो है, जनजातीय समुदाय है, वह उनको कुछ पुरस्कार देता था, ठीक है ना, सम्मान देता था, ठीक है दोस्तों। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। दोस्तों, जो जनजाति है उनकी जो सांस्कृतिक परंपरा है वह कैसा है, समृद्ध है और विशिष्ट है। दोस्तों, समृद्ध का मतलब होता है संपन्न, ठीक है ना, इनरिच, ठीक है, और विशिष्ट का मतलब होता है स्पेशल, ठीक है ना। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ तथा चित्रकारी भी शामिल है। दोस्तों, उनकी जो परंपरा है उनमें उनकी भाषा, संगीत, कहानी और चित्रकारी भी शामिल है, ठीक है ना। उनके अपने देवी देवता होते हैं। दोस्तों, जो जनजातीय समुदाय हैं उनके अपने क्या होते हैं, देवी और देवता होते हैं, ठीक है ना। समझ गए आप लोग अच्छी तरह से। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है। दोस्तों, कुनबा क्या होता है, तो कुनबे बोलते हैं समाज को, ठीक है, सोसाइटी को, ठीक है। जो ज़मीन है, जंगल है, घास के मैदान है और पानी है वह पूरे समाज के लिए, पूरे जनजातीय समुदाय के लिए था, ठीक है ना, जिसका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। दोस्तों, जो पानी हो गए, घास हो गए, जंगल हो गए, घास के मैदान हो गए, ये सब क्या है, ये सभी का उपयोग जो है एक साथ करते थे, कौन, जनजातीय समुदाय, ठीक है ना। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता। दोस्तों, जो जनजातीय समुदाय थी उनमें गरीब और अमीर के बीच कोई अंतर नहीं था, ठीक है ना। वह सभी के लिए ये जो चार चीज़ है, ज़मीन, जंगल, घास के मैदान और पानी, यह सभी के लिए बराबर था, चाहे वह अमीर हो या गरीब। दोस्तों, आज हम लोग क्या देखते हैं, जिसके पास अधिक संपत्ति है उसके पास क्या होता है, अधिक ज़मीन होता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, गरीब और अमीर दोनों के लिए समान था, ठीक है ना। इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। दोस्तों, जो जनजातीय समाज हैं वह इन्हीं सब कारणों से अन्य समाजों से अलग होते हैं। इन अन्य समाजों के बारे में तुम आगे पढ़ोगे, ठीक है दोस्तों। ये जो अगला समाज है, अलग समाज है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कामों की एक सूची बनाओ, ठीक है ना। महिलाएं क्या काम करती है, ऐसे कौन से काम हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है कि जो महिलाएं होती थी वह खेती का सारा काम करती थी, पुरुष क्या करते थे, तो पशु चराते थे। लेकिन कुछ काम है जैसे टोकरियाँ बुनना, बर्तन बनाना, औजार बनाना, ठीक है, और फिर जो है झोपड़ियाँ बनाना, ये जो काम थे स्त्री और पुरुष दोनों साथ करते थे। तो इसका आंसर आप लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है सूक्ष्म निरीक्षण, ठीक है, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब हम लोग पढ़ेंगे मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु को, ठीक है ना। मानचित्र 2 पृष्ठ 14 में मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। जो मेहरगढ़ है ना, वह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है, ठीक है, और वह जो है एक हरा भरा भी स्थान है, समतल स्थान है, जो कि बोलन दर्रे के पास है। किसके पास है, बोलन दर्रे के पास है, ठीक है। बोलन दर्रा, बोलन एक नाम है
और दर्रा क्या होता है, नदियों के काटने से, ठीक है, नदियों के काटने से पहाड़ों में जो रास्ता बनता है ना, उसी को बोलते हैं दर्रा। जैसे मान लीजिए कि यह जो है पहाड़ है, ठीक है दोस्तों, पहाड़ है और मुझे जाना है इधर से इधर, ठीक है, लेकिन बीच में जो है पहाड़ है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है ना कि नदियों के बहने से एक रास्ता बन जाता है, ठीक है, और उसी रास्ते को हम लोग बोलते हैं क्या, दर्रा, ठीक है। नदियों के काटने से जो स्थान बनता है उसी को बोलते हैं दर्रा। अब ज़रा क्लिक करते हैं। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा होगा, ठीक है दोस्तों। जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने अनुमान लगाया है कि मेहरगढ़ के पास ही जो स्त्री और पुरुष रहते होंगे उन्होंने ही सबसे पहले गेहूँ और जौ उगाना सीखा होगा, और साथ ही भेड़ बकरी पालना भी सबसे पहले उन्होंने ही सीखा होगा, ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ है उसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा मानचित्र 2, जो कि पेज नंबर 14 पे है। आइए देखते हैं दोस्तों, ये रहा पेज नंबर 14। अब हम लोग देखेंगे कि मेहरगढ़ कहाँ है, तो आइए देखते हैं मेहरगढ़ को। दोस्तों ये रहा आपका मेहरगढ़, ठीक है, और यह जो है एक हरा भरा समतल स्थान है जो कि बुलंद दर्रा के पास है, और जो मेहरगढ़ है वह ईरान जाने वाला एक महत्वपूर्ण रास्ता भी है, ठीक है। और वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने यह अनुमान भी लगाया है कि यहाँ के जो स्त्री पुरुष थे सबसे पहले अनाज उगाए होंगे और साथ ही पशु को भी पाला होगा, भेड़ बकरी को, ठीक है दोस्तों। आप लोग समझ गए, अब वहाँ चलते हैं। अब यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। दोस्तों जब मेहरगढ़ के पास खुदाई किया गया तो पुरातत्वविद को बहुत प्रकार के, अलग अलग प्रकार के जानवर की हड्डी मिली, ठीक है। इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल है। दोस्तों इसमें जो है हिरन और सूअर के भी हड्डी मिले। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली। दोस्तों सबसे पहले जब खोदा गया मेहरगढ़ के आसपास इलाके को तो क्या मिला, हिरन और सूअर की हड्डी, और खोदा गया तो क्या मिला, भेड़ और बकरी की हड्डी, ठीक है ना। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियाँ मिली, ठीक है दोस्तों, और उसके आसपास जो है उसके ऊपर जो है क्या मिला, मवेशी की ही हड्डियाँ मिली। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। दोस्तों इससे यह पता चलता है कि जो मेहरगढ़ के लोग थे, जो वहाँ रहने वाले लोग थे, वह मवेशी को पालने लगे थे। अब आगे चलते हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। दोस्तों जो मेहरगढ़ है वहाँ पे क्या मिला है, घरों के अवशेष। और वह घर जो है कैसे घर थे, तो चौकीर थे, मतलब चौड़ा थे, और आयताकार थे, यानी आयत के आकार के थे, ठीक है ना। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। दोस्तों जो घर मिला है हमारे विद्वानों को वह 4 कमरों वाला घर है, ठीक है। यह अनुमान लगाया गया है ना कि कुछ घर में लोग जो है भंडारण का काम करते होंगे, यानी अनाजों को इकट्ठा करने के लिए कुछ रूम बनाए होंगे, कुछ कमरे बनाए होंगे, ठीक है ना। यह अनुमान लगाया गया है। अब ज़रा इसको पढ़ते हैं गांव के बारे में। गांव की यह विशेषता है कि वहां रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। एक प्रकार से जो है यह गांव का डिफिनेशन है, ठीक है। गांव की डिफिनेशन क्या है कि जो वहाँ लोग रहते हैं, अधिकांश लोग जो है वहाँ के भोजन उत्पादन में लगे रहते हैं। शहर में ऐसा नहीं होता है। शहर में जो है लोग भोजन उत्पादन में नहीं लगे रहते हैं। शहरों में बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि भोजन का उत्पादन करते हैं, लेकिन गांव में क्या होता है कि अधिकांश लोग भोजन का उत्पादन करते हैं। समझ गए ना। आगे चलते हैं। पहले और बाद के स्तर, ठीक है। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वह कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के। बात तो सही है दोस्तों। जब हम किसी जगह की खुदाई करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्तर पहले का है और कौन सा बाद का, ठीक है।
इस चित्र को देखो दोस्तों, यहाँ पे जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, इसको आप लोग देखिए। मान लो लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि पर रहना शुरू किया। आपको मान लेना है कि लोग सबसे पहले समतल भूमि पर रहना शुरू किया होगा, और वह समतल भूमि जो है 4 स्तर वाले हैं। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए लोग कहीं रह रहा है, ठीक है, वहाँ घर टूट गया उनका, तो फिर वह क्या करते हैं, वहीं पे अपना घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं, और जो पहले घर का टूटा फूटा सामान है, कूड़ा करकट है, वह उसी घर के आसपास जमा हो जाता है। इन कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है। यही कारण है कि जो बस्ती का ज़मीन है, आसपास का ज़मीन है, वह ऊंचा हो जाता है, और फिर सैकड़ों सालों के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है, ठीक है। और फिर 100 साल, 150 साल, 200 साल के बाद जो है वहाँ पे एक टीला बन जाता है, ठीक है। टीला मतलब एक ऊंचा स्थान बन जाता है, ठीक है ना। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है, और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। दोस्तों जब उस टीले की खुदाई की जाती है तो जो सबसे निचला स्तर होता है वो सबसे पुराना होता है, और उसके बाद का जो स्तर होता है उसके बाद के युग का होता है। यही ऊपरी तथा निचली तह आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती है। यही जो निचला तह है और ऊपरा तह है, इसी को हम लोग स्तर बोलते हैं, ठीक है। स्तर 2 और 3 को देखो, कौन सा ज़्यादा पुराना है। इस फिगर में आपको देखना है स्तर 2 और स्तर 3, और बताना है कि कौन सा इसमें अधिक पुराना है। यह है 2 और यह है 3। इसमें पुराना कौन है? इसमें जो 3 वाला है वह है पुराना स्तर। क्यों? क्योंकि यह जो है नीचे है और उसके ऊपर है 2 स्तर वाला, ठीक है ना। यानी यह जो है बाद का है और यह जो है पहले का है, ठीक है। इस प्रकार जो 3 स्तर है वह सबसे पुराना है अकॉर्डिंग टू 2 के अनुसार, ठीक है ना। वही अगर पूछ दे कि 4 और 3 में पुराना कौन है, तो 4 वाला, ठीक है। सबसे पुराना 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले था 4, फिर मिट्टी आया, घर आया, टूटा, ठीक है, कूड़ा करकट आए, ठीक है, वो जमा हो गए, तो फिर क्या बन गया 3। ऐसे ही करते करते एक टीला बन गया। अब आगे देखते हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं, ठीक है दोस्तों। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। लोग ऐसे मानते हैं ना कि मृत्यु होने के बाद भी उनका जीवन होता है, ठीक है ना। इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामानें भी रखे जाते हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है, ठीक है दोस्तों। लोगों की यह आस्था है, ठीक है, कि लोग मरने के बाद भी वह अपने परलोक में जीवित रहते हैं, ठीक है। और इसी कारणों की वजह से लोग जो है उनके मरने के बाद भी उनके खाने पीने के लिए और उनकी रहने के लिए या फिर उनके सुख सुविधा के लिए कुछ वस्तु जो है उनके साथ दफन कर देते हैं, ठीक है ना। और उसी का एक उदाहरण मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। दोस्तों जब विद्वानों ने मेहरगढ़ में खुदाई की तो उनको जानते हैं क्या मिला? तो उनको मिला एक मृतक के साथ एक बकरी, ठीक है। उससे उन्होंने अनुमान लगाया कि व्यक्ति को उनके खाने के लिए यह रखा गया होगा, क्योंकि लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, और इसीलिए मृतक के साथ उनके खाने के लिए बकरी दफनाया गया था, ठीक है ना। अब इसको देखिए, इस बार इसको पर देखते हैं, ठीक है। मेहरगढ़ के घर का चित्र। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या पढ़ा था कि जो मेहरगढ़ के घर थे वह था चौकोर अथवा आयताकार, ठीक है ना, यानी ऐसा ही, ठीक है। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है, ठीक है। आप जिस घर में रहते हैं और यह जो घर है, इन दोनों में क्या समानता है, इसको आप लोग अपने मन में सोचिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन से आपकी मानसिक क्षमता का विकास होता है। जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो आपके दिमाग पर जोर पड़ेगा
और जब जोर पड़ेगा तो आपके सोचने की शक्ति का विकास होगा। ठीक है, इसलिए आप इसको जरूर कल्पना कीजिएगा अपने मन में कि अच्छा, जो मेहरगढ़ के घर हैं वह ऐसे हैं और जो मेरे घर हैं वह कैसे हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जरा इसको पढ़ते हैं। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो। दोस्तों, मैंने क्या पढ़ा कि मेहरगढ़ में एक कब्र मिला है, उसमें क्या मिला है कि बकरी के साथ मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया। ठीक है, और उसका चित्र यहाँ पे है। अब आप लोग पहचान सकते हैं कि इसमें बकरी कौन सा है और मनुष्य कौन सा है। तो यहाँ देखिए, यह जो है यह बकरी है। ठीक है, और यह क्या है, व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, मैंने पहचान लिया, आप लोग भी पहचान गए होंगे, क्योंकि बकरी के 4 पैर दिख रहा है और यह मनुष्य के 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं। इससे हम लोगों ने यह पता कर लिया कि यह दोनों बकरी है और यह मनुष्य है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है दाओजली हेडिंग। क्या है, दाओजली हेडिंग। मानचित्र 2 पृष्ठ 14 में दाओजली हेडिंग ढूंढो। अब हम लोग फिर ढूंढेंगे क्या, दाओजली हेडिंग को। कहाँ पे, तो पेज नंबर 14 में। ठीक है, यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। दोस्तों, यह जो पूरा स्थल है, पूरा यानी प्राचीन, और स्थल यानी स्थल या भूमि, प्राचीन भूमि। ठीक है, यानी यह जो प्राचीन भूमि है, नाम क्या है, दाओजली हेडिंग। यह जो है चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी पर एक पहाड़ी पर है। ठीक है, यहाँ खरल और मुसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। खरल क्या होता है, मुसल क्या होता है। खरल आप लोगों ने ओखली देखा होगा, ओखली उसी को बोलते हैं खरल। ठीक है, और उसमें जो एक डंडे का आकार का होता है लंबा वाला, उसको बोलते हैं मुसल। ठीक है ना दोस्तों, ये रहा पेज नंबर 14। अब हम लोग ढूंढेंगे दाओजली हेडिंग को। तो आइए देखते हैं कि दाओजली हेडिंग कहाँ है। दोस्तों, ये रहा दाओजली हेडिंग। ठीक है, और यहीं पे जो है ना, हमको क्या मिला था, मूसल मिला था और खरल मिला था। ठीक है, जो कि पत्थर के थे। और साथ ही यह जो पूरा स्थल है वह चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में है और ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी पर स्थित है। ठीक है, एक पहाड़ पर। ठीक है दोस्तों, कौन सा स्थान, दाओजली हेडिंग। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों ने इसको भी देख लिया। ठीक है, और फिर चलते हैं वहीं पे जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। दोस्तों, खरल और मुसल का उपयोग क्या होता है, तो उनका उपयोग जो है अनाज को पीसने के लिए होता है, उनको कूटने के लिए होता है। ठीक है, इससे यह अनुमान लगाया गया होगा कि वहाँ के जो लोग हैं भोजन को उगाते थे, अनाज को उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। दोस्तों, ये क्या होता है, जेडाइट पत्थर। दोस्तों, यह पत्थर का ही एक प्रकार है, यह एक कीमती पत्थर है। ठीक है ना, जो कि जिसका रंग जो है हरा होता है। ठीक है, आप लोग सिंपल यह जानिए कि यह एक पत्थर का प्रकार है जिसका रंग है हरा। ठीक है, संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। यह अनुमान लगाया गया है कि यह जो पत्थर है वह चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल से काष्ठाश्म, ये क्या होता है, अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। यह एक प्राचीन लकड़ी है काष्ठाश्म। ठीक है ना, जो कि बहुत ही कड़ा होकर, हार्ड होकर पत्थर बन गई है। ठीक है, कि औजार और बर्तन मिले हैं। यहीं से क्या मिला है, लकड़ियों के औजार जो कि कड़ा होकर पत्थर बन गए हैं, उनके ही बर्तन मिले हैं और कुछ औजार मिले हैं। अब आगे चलते हैं, इसको पढ़ते हैं अन्यत्र के बारे में। एटलस में तुर्की ढूंढो। नौपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में एक चातल युग तुर्की में है। दोस्तों, अब हम लोग अपना एटलस निकालेंगे। एटलस क्या होता है, यह मानचित्र का एक बुक होता है। ठीक है ना, आप लोग के पास अगर वर्ल्ड मैप है तो उसको निकाल लीजिए। ठीक है, और उसमें तुर्की को देखिए कि तुर्की देश जो है कहाँ है। ठीक है, क्योंकि यह नौपाषाण युग के, मैंने पाषाण युग को 3 भागों में बांटा था, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। ठीक है, और जो तुर्की है उसी का एक स्थल है चाताल युग। ठीक है ना, वह नवपाषाण युग का
एक प्रसिद्ध पुरा स्थल है, ठीक है, उसी को हम लोग ढूंढेंगे तुर्की में, ठीक है ना। ये रहा वर्ल्ड मैप आपके स्क्रीन पर। अब हम लोग तुर्की को ढूंढेंगे कि तुर्की कहाँ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं तुर्की कहाँ है। तुर्की को देखने के लिए मुझे इस मैप को जूम करना पड़ेगा। मैं इसको जूम करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यह जो है तुर्की है, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे जो है एक स्थल है जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है चतालह्यूक। क्या है? चतालह्यूक, जो कि नौपाषाण युग के प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक है। नाम क्या है उसका? मैं फिर से बोलता हूँ, चतालह्यूक, जो कहाँ पे है? तुर्की में। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियों तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ठीक है दोस्तों, यह जो स्थल है चतालह्यूक, ठीक है, तुर्की में है। और यहीं पे दूर दराज से के स्थानों से कई चीज़ लाई जाती थी, जैसे सीरिया से यहाँ पे लाया गया था चकमक पत्थर, चमचमाता हुआ पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। दोस्तों ये कौड़ी क्या होता है और सीपी क्या होता है? दोस्तों ये जो कौड़ी और सीपी है यह समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। दोस्तों नौपाषाण युग के समय जो है पहिए वाला जो वाहन था उसका विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। अगर लोग को सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता था तो वह खुद ले जाते थे या फिर जानवर के पीठ पर लाद कर, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बताओ कौड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता होगा, ठीक है। आपको क्या बताना है कि कौड़ी और सीपी का उपयोग क्या होता होगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं पहले कि कौड़ी और सीपी क्या होता है। मैंने बता दिया है कि कौड़ी और सीपी जो है समुद्र में पाए जाते हैं। अब आइए इसको देखते हैं कि कौड़ी और सीपी कैसा दिखता है। गाइज ये रहा आपके स्क्रीन पर कौड़ी और सीपी। जो वाइट वाला है ना लेफ्ट में वह है कौड़ी, और जो ब्लैक वाला है राइट में वह है सीपी, ठीक है ना। जो कौड़ी है वाइट वाला, इसका उपयोग होता है शंख बनाने में। शंख देखते हैं जब आप लोग पूजा करते होंगे तो जो शंख बजता है ना शंख, उसी को बनाने में इसका उपयोग होता है। और जो ब्लैक वाला है उसका उपयोग जो है मोती निकालने में होता है, ठीक है। इसके अंदर जो है मोती होता है, ठीक है, जिसका उपयोग मोतियों की माला बनाने में होता है, ठीक है। और यह मोती जो है यहीं से मिलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने अध्याय 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक कंप्लीट कर लिया है। रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो आप लोग जब बोलिएगा तो मैं इसका वीडियो भी, क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।